नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बिना देरी करेंगे शुरुआत आज के इस खबर की। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर शुरू हुए जेनजी के हिंसक विरोध प्रदर्शनों से लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए। प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं ने संसद भवन में आग लगा दी। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम निवास, गृहमंत्री आवास और केंद्रीय प्रशासनिक इमारतों में भी तोड़फोड़ की गई और आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई। तो वहीं एहतियात के तौर पर एयर इंडिया, इंडिगो और नेपाल एयरलाइंस ने दिल्ली से काठमांडू जाने वाली उड़ानों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। आने जाने के पूरे रास्ते बंद हो गए हैं। बस पर भी रोक लगा दी गई है। कॉन्टैक्ट्स फिलहाल बॉर्डर्स पर बंद कर दिया गया है। तो गृहमंत्री रमेश लेखक पुलिस कार्रवाई में अब तक कम से कम 20 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री ओली को भी इस्तीफा देना पड़ा है। सरकार गिर गई है और अब नेपाल की कमांड आर्मी के हाथों में है। अब तक दूसरी सरकार नहीं बनी है और जब तक दूसरी सरकार नहीं बनती, इस बीच इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में एक नाम उभर कर सामने आया है। वो है बालेंद्र शाह का, जिन्हें लोग बालेन शाह से भी जानते हैं। बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर हैं। बालेन नेपाल में युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि वो किसी भी अन्य मेयर से अलग हैं और जहां ज्यादातर मेयर अपनी नगरपालिकाओं से आगे शायद ही कभी ध्यान दे पाते हैं, वहीं यह शख्स नेपाल के इस बड़े आंदोलन के केंद्र में आ खड़े हुए हैं। युवाओं के बीच उनके बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स भी हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ जाते हैं और तेजी से ट्रेंड भी करने लगते हैं। उनकी जीवन शैली, रहन सहन, स्टाइल सब कुछ वहां के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल की तरह है। यही वजह है कि इस बड़े आंदोलन को बालेन ने बड़ी आसानी से अपना समर्थन देकर हाईजैक भी कर लिया है। बालेन शाह, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सिविल इंजीनियर के तौर पर की, फिर उन्होंने रैपर के रूप में अपनी किस्मत आजमाई। इसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और फिर काठमांडू के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा और जीत भी गए। राजनीति में उनका अप्रत्याशित उछाल, युवाओं के बीच लोकप्रियता और पारंपरिक राजनीतिक दलों ने नेपाल में उनका जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेपाली युवाओं में खास तौर पर बढ़ते मोहभंग ने बालेन को नायक बना दिया है। इंडियन सिनेमा का भी बता दें आपको कि बालेन ने विरोध किया था 2023 में। एक रामायण की कहानी से प्रेरित आदिपुरुष नाम की एक फिल्म आई थी, इसके बारे में हम सब जानते हैं। उस वक्त काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स पर आपत्ति जताई थी और उसे फिल्म से हटाने की मांग भी की थी। ऐसा नहीं करने के एवज में उन्होंने चेतावनी दी थी कि नेपाल और काठमांडू में कोई भी भारतीय फिल्म नहीं चलने देंगे। कैसे उन्होंने ये पूरा उस टाइम पर भी प्रोटेस्ट किया, ये हम सब ने देखा और इसके बाद भी वो काफ़ी चर्चाओं में रहे, युवाओं में खास तौर पर। तो कैसे आंदोलन का केंद्र बालेंद्र शाह पाल बने, ये भी आपको बताते हैं। राजनेताओं के बच्चों की असाधारण जीवन शैली के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार #नेपोकिड ट्रेंड करने लगा। सरकार ने इंटरनेट और सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश की। इसके बाद जेनजी कहते हैं जिन्हें, जो कि 1997 के बाद और 2012 से पहले पैदा हुए हैं, उन्होंने देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू किया। हालांकि ये अब हिंसा में बदल गया है। इस पर सरकार की कठोर प्रतिक्रिया सामने आई। पुलिस कार्रवाई में देश भर में 20 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल भी हुए। इसमें बालेन शाह सबसे ज्यादा उभर कर सामने आए। तो वहीं आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में अकेले काठमांडू में 18 प्रदर्शनकारियों की जान गई है। तब जब इस बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इसके इस्तीफे और बालेन के नेतृत्व सौंपने की मांग तेज हो गई है। तो नेताओं के बच्चों के ऐश और हम पर बैन, इस बात से प्रदर्शन शुरू हुआ जेनजी में। नेपाल में जनरेशन Z यानी कि 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए युवाओं ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर भी निराशा जताई और जब सोशल मीडिया बैन किया गया तो उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। जेनजी की निराशा को गुस्से में बदलने का काम भाई भतीजावाद और चहेतों को कुर्सी पर बैठाने, नेताओं के बच्चों की विदेश यात्राएं, शान शौकत की पार्टियां और ब्रांडेड सामान यूज़ करने की सोशल मीडिया पर चर्चा ने किया। इसका असर यह हुआ कि नेपाल में इंडोनेशिया और फिलिस्तीन का नेपो बेबी कैंपेन ट्रेंड करने लगा। जब सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो युवाओं ने इस अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाना इसे माना। तो 3 बड़े घोटाले नेपाल में 4 साल के भीतर हुए हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा आक्रोश हो गया है। युवाओं में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ गया है। 2021 में जब 54,600 करोड़ का गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला हुआ, 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला हुआ, 2024 में 59,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव घोटाला फिर से हुआ। इन घोटालों से युवाओं में सरकार के प्रति नाराजगी चरम पर पहुंच गई।
जब सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की तो यह आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। इसके बाद सरकार की नीतियों का भी विरोध करने वाले लोग और भी मुखर होकर सामने आए। ऐसे में सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो सरकार के खिलाफ लिखने और बोलने वालों ने चिंगारी में घी डालने का काम किया। लोगों का कहना था कि सोशल मीडिया पर बैन लगाना लोगों की आवाज़ों को बंद करना है। बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली नेपाल में लगातार देखी जा रही है, जिससे कि लोगों में पहले से ही गुस्सा था। तो नेपाल में भ्रष्टाचार के साथ साथ बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली भी एक गंभीर समस्या बन गई। 2019 में जहां बेरोजगारी दर 10.39% रहा, जो कि अब बढ़कर 10.71% हो गया है। इस तरह से 2019 में 4.6% की महंगाई दर थी, जो कि अब 5.2% हो गई है। इसी के साथ नेपाल में आर्थिक असमानता भी लगातार बढ़ रही है। केवल 20% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 56% हिस्सा है, जो कि काफी गंभीर विषय है। यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार और आर्थिक नीतियों के कारण समाज का एक बड़ा हिस्सा हाशियों पर चल रहा है। सियासी अस्थिरता, 5 साल में 3 सरकारें, तो नेपाल में ये भी एक बड़ी वजह है। जुलाई 2021 से लेकर अब तक यानी कि 5 साल में 3 सरकारें आईं। जुलाई 2021 में शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने। दिसंबर 2022 में पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। उसके बाद जुलाई 2024 में केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने। इससे स्पष्ट है कि नेपाल में राजनीतिक स्थिरता की भारी कमी थी, जिसका सीधा असर आर्थिक और सामाजिक विकास पर पड़ रहा है। विदेश दखल से नेपाल सिर्फ मोहरा बन गया है। जुलाई 2024 में जब केपी शर्मा ओली सत्ता में आए तो देखा गया कि उनका चीन की ओर झुकाव बढ़ा, जबकि उनसे पहले की सरकारों ने अमेरिकी प्रभाव में फैसले लिए। तो भारत की नीतियों को ध्यान में रखकर भी फैसले लिए गए। तो वहीं राजनीतिक उठापटक और सोशल मीडिया बैन के बीच सिर्फ चीनी ऐप टिकटॉक चलता रहा। ऐसे में युवाओं को लगा कि बड़े देशों के दबाव में आकर नेपाल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा है। भारत से बढ़ती दूरी में भी यहाँ पर लोगों में गुस्सा बढ़ा। केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल ने लिपुलेख दरें को अपने नक्शे में दिखाया, जिससे कि भारत के साथ संबंधों में तनाव आ गया। चीन से बढ़ती नजदीकी के कारण भी भारत के साथ संबंध प्रभावित हुए। इन तनावपूर्ण संबंधों का सीधा असर नेपाल की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जिससे कि आर्थिक दबाव बढ़ा और युवाओं में बेचैनी भी बढ़ गई। और इस सब के गवाह हम बन रहे हैं। आज तस्वीरों में हम देख रहे हैं किस तरीके से लोगों का गुस्सा सड़कों पर आ गया है। सरकार पूरी तरीके से यहाँ गिर गई है, लोगों में आक्रोश है और ये हिंसा में बदल गया है। आर्मी के हाथों में अब नेपाल की कमान है जब तक अगली सरकार नहीं बनती है। तो वहीं भारत ने अपनी तरफ से पूरी मदद करने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है। वहीं उन्होंने कहा है कि शांति से इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। और आज भी एक अहम बैठक CCS की बुलाई जा रही है, जिसमें कि नेपाल के लिए जो भी पॉसिबल मदद होगा वो भारत की तरफ से किया जा सकेगा, इस पर चर्चा होगी। भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के लिए खड़ा हुआ है और नेपाल के लिए भी भारत हमेशा खड़ा है।